नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ 40 और वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिजनों की हत्या की गई थी। इजराइल और अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया था और हमें बस इतना ही पता है कि उन्होंने ईरान के नेतृत्व को ख़त्म कर दिया था और उनकी तैयारी रिजीम चेंज की थी। अब ये जानकारी आ रही है कि रिजीम चेंज करके वो किसे सत्ता में बैठाना चाहते थे, किसे ईरान का राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे, यहाँ तक की तैयारी उन्होंने कर ली थी। और जिसे बनाना था उसे पिछले कुछ सालों से ग्रूम भी कर रहे थे, उसको तैयार भी कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है, खुलासा किया है। उसने ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों जगहों के सूत्रों से बातचीत करके ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि इजराइल ने किस तरह से मोसाद का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद को इसके लिए तैयार किया था और कैसे कैसे तैयार किया गया था, इसका पूरा ब्यौरा उसने दिया है। आज मैं आपसे उसी ब्यौरे पर बात करूंगा, उसकी डिटेल आपको दूंगा और ये भी देखेंगे कि आखिरकार जब इतनी तैयारी थी तो फिर रिजीम चेंज क्यों नहीं हो पाया, क्यों वो महमूद अहमदी नजाद को कुर्सी पर, गद्दी पर, सिंहासन पर नहीं बैठा सके। इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो कह रही है उस पर जाते हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि पोस्ट रिजीम चेंज में ईरान का नेता कौन होगा, इसकी योजना इजराइल ने बना ली थी और वो चाहता था कि महमूद अहमदी निजाद सत्ता में आए और इजराइल को मान्यता दें और अब्राहम अकॉर्ड जो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन के बीच हुआ है, जिसमें सऊदी अरब और दूसरे देशों को भी शामिल करने की बात है, उसमें भी वो शामिल हो और उसके रिश्ते आपस में नॉर्मलाइज हो जाए। ये ऑपरेशन लंबा था, कई सालों से चल रहा था और मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बर्नी, उन्होंने भी पर्सनली इसमें काम किया था। वो खुद भी अहमदी निजाद से मिले थे और CIA को भी मोसाद ने ये जानकारी दे रखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल, CIA, मोसाद, ये सारी एजेंसियां सक्रिय थीं और इसके टॉप लेवल के जो अधिकारी थे इस ऑपरेशन में शामिल थे और उन्होंने एक हद तक यूँ कहना चाहिए कि सफलता भी हासिल कर ली थी। अगर आप सोचें कि किसी देश के सत्ता प्रतिष्ठान के इतने सर्वोच्च नेता जो कि राष्ट्रपति रहा हो, उसको तैयार कर लिया जाए, उसको बार बार मुलाकात के लिए बाहर बुलाया जाए और वहाँ योजना बनाई जाए, तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की तुलना मैं इजराइल के एक और ऑपरेशन से करना चाहूँगा। आप चाहें तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है, मिनी सीरीज़ है, उसको आप देख सकते हैं, द स्पाई के नाम से, जिसमें इजराइल ने सीरिया में अपने एक स्पाई को प्लॉट किया था और उसने किस तरह से पूरी सीरिया की हुकूमत में पैठ बना ली थी और वहाँ का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक बन गया था। लेकिन फिर पोल खुल गई और उसको फिर सार्वजनिक तौर पर चौराहे पर हैंग कर दिया गया, फांसी लगा दी गई जनता के सामने। तो ये इस तरह के ऑपरेशन मोसाद, CIA करते रहते हैं, विभिन्न देशों में करते रहते हैं, अपने स्टूज खड़े करते रहते हैं। भारत में भी अगर खड़े कर रखे हों तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली आप सीधे तौर पर आप देख कर बता सकते हैं कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है। और भी बहुत सारे देशों में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो वापस लौटते हैं ईरान। अब किस तरह से प्लान किया गया ये ऑपरेशन,
किस तरह से अहमदी निजात को अपने जाल में फंसाया गया और अहमदी निजात को राजी किया गया कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा आप राष्ट्रपति पद संभालेंगे और आपको क्या क्या करना है ये भी बता दिया गया था। तो गुप्त मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ 2023 में। ग्वाटेमाला में एक इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई, उसका इनवाइट ग्वाटेमाला की सरकार ने अहमदी निजात को भेजा। और किसके कहने पर भेजा? इजराइल के कहने पर। इजराइल की निकटता है ग्वाटेमाला सरकार से, उस समय की सरकार से थी, और उसने इजराइल के कहने पर यह कॉन्फ्रेंस की और उसमें इनवाइट किया अहमदी निजात को। इसके बाद 2024 आता है। हंगरी के बुडापेस्ट में फिर एक क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। ये हंगरी की सरकार के द्वारा एक फ्रंट बनाया गया। सरकार के एक अधिकारी ने एक फ्रंट बनाया और वहाँ इस फ्रंट ने इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया 2024 में। मतलब 2024 की शुरुआत में इसकी आयोजित किया। कॉन्फ्रेंस हुई जून 2025 में बुडापेस्ट में। माफ़ कीजिएगा, पहली कॉन्फ्रेंस हुई, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अहमदी निजात अपने ईरान की जो सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स हैं उन सब को लेकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने शिरकत की, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर से मिलने के बहाने अपने गार्ड्स को अलग कर दिया, गार्ड्स को बाहर कर दिया, और वो प्रोफेसर से मिलने के बहाने उन सब से मिलते रहे। और यहीं पर उन्होंने मोसाद के जो चीफ हैं बर्नी, उनसे भी मुलाकात की। तो इस पूरे समय में अहमदी निजात को कल्टीवेट किया जाता रहा, ग्रूम किया जाता रहा, उनको तैयार किया जाता रहा। अब अहमदी निजात क्यों इसके लिए तैयार हुए? क्योंकि वो सत्ता से बाहर थे, उन्हें पैसे का लालच नहीं था, वो सत्ता चाहते थे। और चूंकि उसके अलग होने के बाद वो अलग थलग पड़ गए थे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद, तो उन्हें एक चांस दिखा। और वो दरअसल पहले से सक्रिय भी हो गए थे ईरान में, और करप्शन को लेकर, वहाँ की जो फौज है उसको लेकर वो टीका टिप्पणियाँ भी करने लगे थे। और उसी से इजराइल को अंदाज़ा लगा, मोसाद को अंदाज़ा लगा कि इनको पिक किया जा सकता है। और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ अहमदी निजात को बाहर बुलाने का। इस पूरे आने जाने पे जो भी खर्च होता था ये इजराइल और मोसाद ही पे करती थी। तो ये प्रायोजित ट्रिप थे जिसका इस्तेमाल इस तरह से मोसाद कर रही थी। अब आइए 28 फरवरी 2026 को ये सिलसिला चल रहा था। 28 फरवरी को रिजीम चेंज के लिए इजराइल एयर स्ट्राइक करता है वहाँ पर, जिसमें खामनेई और उनके लोगों की मौत हो जाती है। और यहाँ एक स्ट्राइक वो अहमदी निजात के जो तेहरान स्थित घर है उसके कंपाउंड पर भी करता है, और ख़ास तौर पर बॉडीगार्ड्स की बिल्डिंग पर, और जो वहाँ पर उनकी आर्मर्ड व्हीकल रखी थी उसको टारगेट करता है, और उसमें बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं। और इसी अफरा तफरी में एक काली पीजियोट कार आती है जो कि मोसाद के लोग चला रहे होते हैं। वे अहमदी निजात को पिक करते हैं और ईरान के अंदर ही उनका एक सीक्रेट सेफ हाउस था मोसाद का, वहाँ ले जाते हैं। अब ये जो पूरा खेल होता है इससे अहमदी निजात का थोड़ा सा मोह भंग हो जाता है कि ये कहाँ फंस गए, ये तो बड़ा रिस्की काम है, ऐसा उन्हें लगा। और इसलिए वो उस सेफ हाउस को छोड़कर वापस आ गए। अब वापस आ गए, अब सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन जो विफल हुआ और उसको कैसे खुला ये मामला। तो अहमदी निजात का जब मोहभंग हुआ सेफ हाउस से निकलने के बाद, IRGC ने की जो इंटेलिजेंस विंग है, खुफिया तंत्र है, उसने उसकी जांच करनी शुरू कर दी। और उसने पाया कि अहमदी निजात के विदेशी ट्रिप के दौरान बॉडीगार्ड्स गायब हो जाते थे और रिजीम विरोधी जो बयान देते थे उसको लेकर भी उनसे संदेह हुआ।
4 सीनियर ईरानियन ऑफिसर्स ने NYT को बताया कि IRGC को उनके इजराइल कॉन्टैक्ट का भी पता चल गया और इसके बाद से फिर अहमदी निजात को IRGC के तहत हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो ये पूरा एक सिलसिला चल रहा था। अहमदी निजात के बारे में भी थोड़ा बता दूं कि वो 2005 से 2013 के बीच में ईरान के राष्ट्रपति थे। 8 साल तक वो अमेरिका राष्ट्रपति थे और हार्ड लाइनर माने जाते थे। वो कोई मॉडरेट लीडर नहीं थे कि इजराइल से समझौता हो जाए, अमेरिका से समझौता हो जाए। वो हार्ड लाइनर थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने तेज किया था, इजराइल के खिलाफ बहुत तीखे बयान दिए थे और 2009 में जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, उनको ज़बरदस्त तरीके से दबाया भी था। लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंसी से हटे, उन्होंने अपने को नरम कर लिया था, सिक्योरिटी फोर्सेस और करप्शन की आलोचना शुरू कर दी थी और इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा था। और ऐसे में इजराइल को लगा कि जैसे रूस में बोरिस एल्सिन का इस्तेमाल CIA ने किया था सोवियत संघ के विघटन के लिए, वैसे ही अहमदी निजात भी उस ईरान के लिए करना आसान होगा। तो ये पूरा मामला था जो खुलकर अब सामने आ चुका है। आपने देख ही लिया कि मोसाद किस तरह से काम करती है, किसी देश में कितनी पैठ बनाकर क्या क्या खेल कर सकती है और ऐसे एक बार नहीं दसियों जगह पर वो कर चुकी है। उसके बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो बहुत अंदर तक जाकर करती है। इसीलिए कभी कभी घबराहट होती है कि हिंदुस्तान में भी तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा, कहीं कुछ ऐसा खेल तो मोसाद नहीं कर रही होगी, क्योंकि इजराइल किसी का दोस्त नहीं है और वो कहने के लिए भारत को दोस्त मानता है, लेकिन भारत का इस्तेमाल करना चाहता है वो। और आप देखिए कि मधु किश्वर हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातें करते हैं कि वो CIA के प्लॉट हैं वगैरह वगैरह। ये विश्वसनीय बात नहीं है इस तरह के अगंभीर आरोप लगाने की। लेकिन जिस तरह से मोसाद और CIA दुनिया भर में काम करती हैं, उसको देखते हुए एक ये संदेह तो हमेशा बना रहता है कि भारत में भी कहीं वो इस तरह की गड़बड़ियाँ, इस तरह की अपने पक्ष वाली रिजीम के लिए करती होगी या कर सकती है या भविष्य में करेगी, ये संभव दिखता है। तो कुल मिलाकर ये कि ईरान में मोसाद ने, CIA और इजराइल, ये तीनों मिलकर, इजराइल तो मोसाद ही हुआ, मोसाद और CIA ने मिलकर किस तरह से ईरान में रिजीम चेंज का प्लान बनाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो सफलता उसको हाथ लगी, उसको भी कम करके नहीं आंकना चाहिए कि आखिरकार उसने एक पूर्व राष्ट्रपति को इसके लिए तैयार कर लिया था कि वो रिजीम चेंज के बाद सत्ता संभालेंगे और इजराइल के हक में बहुत सारे ऐलान करेंगे, फैसले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।